दोस्तों नमस्कार। गवर्नेंस के तौर तरीके अक्सर सरकार की हकीकत को बता डालते हैं। सरकार गवर्नेंस के जरिए जो काम करती है वो देसी तौर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधना हो, इस देश के भीतर में अपनी देसी राजनीति के साथ साथ जो साथ में खड़े हैं और उनके जरिए जो राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं वह भी सामने गवर्नेंस के तौर तरीकों पर आ ही जाता है, क्योंकि सरकार का अपना मिजाज अक्सर उस दिशा में जाता है जो उसकी जरूरत है। और शायद इसी वजह से बीते 10-11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कमोवेश इस देश से जुड़े हुए हर मुद्दे के साथ नजर आई है, वो चाहे संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो। और खास तौर से इस देश में जब एक सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में सरकार की नीतियां बढ़ रही हो तो उसमें खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की हिस्सेदारी तो रही ही है। इतना ही नहीं, जो खुद संघ के जरिए मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों के आश्रय जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहल बीजेपी ने की उसको अमली जामा पहनाने का काम अगर गवर्नेंस के तरीके पर सरकार करना चाहती थी तो उसमें अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी की रही। वो तमाम मुद्दे जो आपके जहन में आ सकते हैं इस दौर में आप सोच लीजिए। हो सकता है आपके जहन में सिर्फ धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, अयोध्या हो, लेकिन यह फेरिस्त धीरे धीरे कैसे बड़ी होती चली गई और एक झटके में यह महसूस क्यों इस देश के भीतर होने लग गया कि आरएसएस का पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी इस देश में लागू करने को बेताब है। और यह सवाल बार बार खड़ा होता चला गया कि राज्य दर राज्य उनकी राजनीति कहीं ना कहीं उस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन संघ के विस्तार की चाहत है जिसके जरिए वो अपने गवर्नेंस को, अपनी सरकार को, अपने बहुमत को और शायद खुद को बेहतरीन तरीके से सुरक्षित रख सके। यह सियासत का अनूठा पाठ मोदी काल में हर किसी ने देखा और परखा है। लेकिन पहला सवाल यह है, इस देश के भीतर में एक सबसे बड़ा व्यापक परिवर्तन जब वक्फ बोर्ड को लेकर आ रहा हो उस वक्त प्रधानमंत्री क्यों संसद नहीं पहुंचे? उस वक्त जब वक्फ बोर्ड के जरिए सवाल यह है कि इस देश के भीतर में वक्फ बोर्ड के अधीन जो भी संपत्तियां हैं क्या उसको सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जाए और यह कहा जाए कि दरअसल उसको लेकर जो उलझन मुस्लिम समाज के भीतर है उसको सरकार रास्ता दिखाना चाहती है और उसको एक कानून के दायरे में लाना चाहती है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नजर नहीं आए? 3 तलाक में तो नजर आए थे। पासमानदा का सवाल तो उन्होंने खुद हैदराबाद की रैली में किया था। इस देश के भीतर में मुस्लिमों को लेकर सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हुए लाभार्थियों को जो भी लाभ मिलता है उसमें भी अक्सर जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर किया है और कहा भी है कि दरअसल वह भेदभाव करते नहीं है। यह एक अलग मसला है कि इस देश में 2014 से एक बड़ी मोटी लकीर बीजेपी ने खींच डाली जिसकी अगुवाई भी खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। बीजेपी के साथ कोई मुस्लिम नेता आपको दिखाई नहीं देगा। नेता का मतलब है वो संसद के भीतर रहे, वो मंत्री रहे, वो राज्यों के भीतर अहम भूमिका में रहे, वह विधायक रहे, यहां तक कि वोट नहीं चाहिए और यहां तक कि टिकट भी नहीं दिया। उस मुस्लिम समाज की चिंता इस दौर में अगर बीजेपी या कहें सरकार कर रही है तो अगला सवाल यह भी हो गया, क्या संघ जिस सोच के साथ एक वक्त उग्र हिंदुत्व को इस देश में लागू करना चाहता था उसमें एक वक्त जब सत्ता मिली, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस दौर में प्रधानमंत्री वाजपेयी का रुख और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले अडवाणी के रुख में अंतर था, यानी 2 धाराएं एक साथ चल रही थी। मौजूदा वक्त में तो एक ही धारा है जो प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय चलती है और अनडिस्प्यूटेड दूसरा नाम ताकतवर शख्स की तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का है। लेकिन हमने शुरू में आपसे कह दिया था कि गवर्नेंस के तौर तरीके बड़े मायने रखते हैं
और खास तौर से वह मुद्दे जो संघ से जुड़े हुए हों, जो इस देश के भीतर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को अपने साथ संजोकर चल रहे हों, जो इस देश की राजनीति और चुनाव को सीधे सीधे धार्मिक या कहें सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ना चाहते हों। इन तमाम जगहों पे प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी को आप नकार नहीं सकते हैं। और खास तौर से 2019 के चुनाव के बाद से तो इसमें बड़ा तीखापन आया। और जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी पंडित की तर्ज पर जाकर वहां पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए और उनके साथ बैठे हुए सरसंघ चालक उनकी मौजूदगी दिखाई दी, तब तो यह सवाल कोई भी पूछेगा, जब अयोध्या में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर जब देश के प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक मोहन भागवत मौजूद थे, तो अभी ऐसा कौन सा मौका आ गया जब वक्फ को लेकर पार्लियामेंट के भीतर रात के 2 बजे तक चर्चा और वोटिंग हो और अगले दिन राज्यसभा यानी आज के दिन राज्यसभा में चर्चा हो रही हो और प्रधानमंत्री संसद से दूर हो। आज तो वो थाईलैंड चले गए, बैंकॉक में है, बिम्स्टेक की बैठक है, वहां पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन कल तो वो दिल्ली में थे। और इन सब के बीच इस दौर में ध्यान दीजिए, आरएसएस ने भी बड़ी चुप्पी थाम रखी है। वह भी कुछ कह नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे सवाल पूछा नहीं गया। उनसे पिछले हफ्ते या कहें 23 मार्च को जब बेंगलोर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो आरएसएस की सालाना बैठक जो होती है वो हो रही थी, उसमें यह सवाल पूछा गया था, तो टाल मटोल करते हुए दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, देखते हैं क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, बिल के बाद क्या होता है, देखते हैं, करेंगे, समझ रहे हैं, अभी तक ठीक चल रहा है। यानी वह मुद्दा जो सीधे तौर पर भारत की राजनीति में संघ की दस्तक को महसूस कराता हो, वह मुद्दा जो बीजेपी की अपनी रणनीतिक लकीर को खींचता हो, वह मुद्दा जिसके जरिए इस देश के भीतर में जनसंघ से लेकर मौजूदा वक्त तक में बीजेपी उस लकीर से चूकी नहीं, जो संघ परोसता रहा, बीजेपी दिखाती रही और गवर्नेंस चलती रही, उसमें एक झटके में प्रधानमंत्री कैसे गायब हो गए। वजह क्या है इसकी, और संघ की खामोशी की वजह क्या है? तो इन दोनों को समझने से पहले 2 बातें और जान लीजिए। एक बात तो तय है कि 75 बरस प्रधानमंत्री मोदी की अपनी उम्र के इस सितंबर के महीने में पूरे हो जाएंगे। और जो लकीर 75 के बाद की खींची गई, जिसमें वानप्रस्थ तो नहीं कहें, लेकिन एक ऐसे मंडल में चले जाना जहां पर आपके पास पद की ताकत नहीं होती है, और उस कतार में अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कई नाम नजर आएंगे, उन नामों को छोड़ दीजिए। उस दिशा में कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग क्या संघ करने जा रहा है? और इस वक्त क्या वाकई संघ और बीजेपी को अब समझ में आ गया है, हमको सत्ता में 2 चेहरे चाहिए, एक चेहरा ऐसा जो लिबरल हो, एक चेहरा ऐसा जो हिंदुत्व के आश्रय वह सब कुछ बताने और दिखाने को तैयार हो, जो जोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की थी। तो क्या वाकई 2025 में हम इस देश में एक दूसरा चेहरा देखने वाले हैं? यह दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री पद का नहीं है, यह दूसरा चेहरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का होगा। तो क्या संघ ने इसके लिए सहमति बना ली है कि शुरुआती दौर में किसी एक व्यक्ति के चेहरे से हटकर एक दूसरे चेहरे को लाकर रखा जाए, और संयोग से उस दूसरे चेहरे में नाम इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है क्या? तो क्या अमित शाह यह बताना चाहते हैं कि दरअसल हम दूसरे नंबर का चेहरा नहीं, हम चेहरा तो नंबर 1 ही होंगे? इसीलिए इस देश के गृह मंत्री कल लोकसभा में सुबह से लेकर देर रात तक बैठे रहे, और आज राज्यसभा में भी आकर उनकी मौजूदगी दिखाई देने लगी। यह पहला सवाल है जहां पर बड़ी बात यह हो रही है, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोई डिप्टी पीएम की परिस्थिति संघ ने एक सहमति जता दी है कि आपको उस दिशा में बढ़ना होगा, धीरे धीरे आपके चेहरे से इस देश की सियासत दूसरे चेहरे पर शिफ्ट करेगी? दूसरा सवाल, इस देश में प्रधानमंत्री जिस कालखंड में इस देश की सत्ता को चला रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती भारत की उस इकोनॉमी को लेकर आई है
जिस इकोनॉमी को बरसों बरस से या कहें बीते 10-11 बरस से तो कॉरपोरेट ने बाखूबी चलाया है, और कोई ऐसा कॉरपोरेट नहीं होगा जो संघ के दरवाजे से निकलकर दिल्ली तक नहीं पहुंचा या दिल्ली की सत्ता से निकलकर संघ के दरवाजे तक नहीं पहुंचा जहां उसने गुरु दक्षिणा नहीं दी हो। आपको कोई नजर नहीं आएगा। संकट उनके सामने भी है, और इसके साथ एक दूसरी परिस्थिति जुड़ी हुई है। वो परिस्थिति खुले तौर पर इस बात का ऐलान करती है, दरअसल इस देश में सबसे बड़े कॉरपोरेट के तौर पर क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद ही हैं? यानी जो दिखाई दे रहा है उससे हटकर प्रधानमंत्री मोदी की अपनी भूमिका किसी बड़े कॉरपोरेट के तर्ज पर हो चली है, जहां पर वो इस देश के सीईओ हैं, जहां पे इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट में किसको कौन सा एनओसी मिलेगा, किस क्षेत्र में वो कैसे जाएगा, उस दिशा को वो तय कर रहे हैं। और संघ की भागीदारी उनके अपने प्रकल्पों को पूरा करने को लेकर जो पूरा सीएसआईआर का बजट है वो शिफ्ट कर दिया गया आरएसएस के दरवाजे पर। तो क्या इन दो परिस्थितियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के सामने संकट कहीं यह तो नहीं है कि अब अगर वह इस देश के भीतर की देसी राजनीति में घुसे तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कैसे संभालेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर देश की राजनीति में किसी दूसरे के हाथों उसको समझाना और संभालना होगा। यानी ध्यान दीजिए, एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में बीजेपी और संघ के भीतर बनी हुई है जिसमें सवाल यह छोटा है कि कौन अध्यक्ष होगा नया बीजेपी का, यह सवाल छोटा है कि कौन आने वाले वक्त में नया चेहरा होगा सत्ता का। मुश्किल सवाल यह है कि मौजूदा वक्त की परिस्थितियों में वक्फ के सवाल पर संघ खामोश क्यों और प्रधानमंत्री मोदी दूर क्यों। सवाल यह है, इस दौर में बाजार, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को संभालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन और अमेरिका के बीच को उस रास्ते को टटोल रहे हैं, उस रास्ते को लेकर उनके सामने उलझन क्या है? क्या एक ऐसी उलझन है जिसके धागे आज राहुल गांधी ने जानबूझकर पार्लियामेंट में खोल दिए जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नहीं थी?